जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी को वैलेंटाइन डे के मैराथन क्लास में। और आज हम लोग का है 9 फरवरी जो कि चॉकलेट डे है। तो आज के दिन हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय अर्थव्यवस्था को कंप्लीट कर लेंगे। इसका जो है सारा निचोड़ इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो आपको समझिए कि ये अर्थव्यवस्था का मास्टर वीडियो होने वाला है। और यह जो हम लोग का वैलेंटाइन डे क्लास है तो आपको 7 फरवरी से लेकर 14 फरवरी तक लगातार आपको सुबह 7 बजे इसका क्लास मिलते रहेगा। तो चलिए हम लोग इसको शुरू कर ले। और यहाँ से जो हम लोग का पहला प्रश्न शुरू हुआ तो ये आपका भारतीय अर्थव्यवस्था के जो महत्वपूर्ण पहलू से यहाँ पर प्रश्न आपको शुरू हो रहे हैं। देखिए यहाँ से पहला जो आपका प्रश्न है कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो है कैसा है। तो हम लोग का भारतीय अर्थव्यवस्था जो है आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था है। राइट आंसर आप लोग डी कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट जो हम लोग का दूसरा प्रश्न है, कह रहा है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अभिप्राय है। तो देखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था का अभिप्राय होता है कि सरकारी एवं निजी क्षेत्रों का सहसमित होता है। तो उसको यहाँ पर आपको मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। यहाँ से आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए तीसरा जो हम लोग का प्रश्न है कि आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है। तो आर्थिक दृष्टिकोण से जो भारत की गिनती होती है विकासशील राष्ट्र के रूप में होती है इसकी भारत की गिनती। ठीक, चलिए अगला यहाँ पर चौथा प्रश्न है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान देता है। तो देखिए सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक जो योगदान देता है वो आपका तृतीय क्षेत्र देता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट जो हम लोग का पांचवा प्रश्न है, कह रहा है कि बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें, देखिए जो बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं ना तो निर्यात और ना ही आयात, उसको हम लोग बंद अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं, क्लोज्ड इकोनॉमी। छठा जो प्रश्न हम लोग का है कि भारत की कुल श्रम शक्ति का लगभग कितना भाग जो है कृषि में लगा हुआ है। ठीक, यहाँ पर कृषि में लगा हुआ है। तो देखिए आपका जो 54% भाग है जनता का, यहाँ पर लगभग कितना प्रतिशत भाग कृषि में लगा हुआ है। तो श्रम शक्ति का लगभग 54% जो है कृषि में लगा हुआ है। 7 नंबर प्रश्न है कि भारत में अधिकतर बेरोजगारी है। तो देखिए भारत में जो अधिकतर बेरोजगारी है वह है आपका संरचनात्मक बेरोजगारी है। ठीक, चलिए 8वां प्रश्न है कि भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित करता है। कौन प्रकाशित और एकत्रित करता है। तो इस आंकड़े को NSSO एक समिति है वही जो आपका प्रकाशित और एकत्रित करता है। राइट आंसर आप लोग सी कर लीजिए। चलिए 9 नंबर जो प्रश्न है कि भारत में बेरोजगारी की किस्म पाई जाती है। तो देखिए भारत में जो बेरोजगारी है वो आपको ग्रामीण अल्प रोजगार, चक्रीय बेरोजगारी और जो है संरचनात्मक बेरोजगारी, इनमें से सभी प्रकार के जो भारत में बेरोजगारी पाई जाती है। 10 नंबर प्रश्न है कि कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी का प्रावधान देखने को मिलती है। तो देखिए कृषि में जो मिलता है आपको अदृश्य बेरोजगारी मिलता है। ठीक, कृषि क्षेत्र में जो है आपका अदृश्य बेरोजगारी मिलता है। अगला यहाँ से प्रश्न 11 नंबर है कि कृषि में बेरोजगारी का स्वरूप देखने को मिलता है। तो यहाँ पर संरचनात्मक, मौसमी और यहाँ पर घर्षणात्मक, यानी कि सभी प्रकार के इनमें सभी हो जाएंगे कि सभी जो बेरोजगारी कृषि में मिलते हैं। ठीक, अगला प्रश्न है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ क्या होता है। ठीक, तो देखिए प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ मतलब होता है कि आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना। जैसे कि खेती में लोग करते हैं तो उसमें एक ही काम में जो है पूरा फैमिली लगा हुआ होता है, तो उसी को यहाँ पर प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। ठीक, चलिए अगला यहाँ पर हम लोग का 13 नंबर प्रश्न है कि भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी कृषि, यहाँ पर कौन सी बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में आपको मौसमी और जो अदृश्य बेरोजगारी, ये दोनों प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है ग्रामीण क्षेत्रों में। 14 नंबर प्रश्न है कि वर्तमान समय में देश में किस प्रकार की बेरोजगारी का समस्या बहुत गंभीर समस्या बनी हुई है। तो यहाँ पर शिक्षित बेरोजगारी जो है वर्तमान में आपका ये गंभीर समस्या का कारण बना हुआ है। ठीक, चलिए अगला यहाँ से हम लोग का 15 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान अवस्थित है, कहाँ पर अवस्थित है। तो यह आपका अवस्थित है हैदराबाद में। राइट आंसर बी कर लीजिएगा। चलिए यहाँ से हम लोग का ये भारतीय राष्ट्रीय आय से संबंधित प्रश्न है कि भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है। तो सर्वाधिक योगदान जो है आपका विनिर्माण क्षेत्र का है। ठीक,
चलिए अगला यहाँ से हम लोग का जो दूसरा प्रश्न है यह आपसे कह रहा है कि भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत। तो भारतीय राष्ट्रीय आय का जो प्रमुख स्रोत होता है वो आपका सेवा क्षेत्र होता है। राइट आंसर बी कर लीजिए। चलिए अगला यहाँ से हम लोग का जो तीसरा नंबर प्रश्न है तो यह कह रहा है कि योजना काल में राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान घटा है। तो योजना काल में जो राष्ट्रीय आय में जो घटा हुआ है योगदान वो कृषि क्षेत्र का योगदान घटा हुआ है। चलिए चौथा जो प्रश्न है कि वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है। तो देखिए यहाँ पर जो सर्वाधिक योगदान है आपको सेवाओं का है। ठीक, राइट आंसर डी कर लीजिएगा। पांचवा प्रश्न है कि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है तो राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का आशा क्या होता है। तो तृतीय क्षेत्र का जो आशा होता है वह बढ़ता जाता है। अगला छठा जो प्रश्न है हम लोग का है कि नियोजन के आरंभ में 1950 से 51 भारत के सकल घरेलू उत्पाद जो जीडीपी में प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र तथा तृतीय क्षेत्र का योगदान जो है 1993-94 की कीमतों पर क्रमशः 55.11, 13.34 तथा 29.55% था, जो 2014-15 के दौरान परिवर्तित होकर हो गया है। तो यह क्या हुआ है परिवर्तित होकर, यह परिवर्तित होकर आपको 17.5 और 31.8 और 50.7 हो गया है। ठीक, राइट आंसर आप लोग ये कर लीजिएगा। अगला जो सातवां प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय न्यायाधीश NSS की यहाँ स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना जो है 1950 में किया गया था। अगला आठवां प्रश्न है कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO की स्थापना कब की गई। तो CSO की स्थापना 1951 में किया गया था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि राष्ट्रीय आय है। तो राष्ट्रीय आय जो होता है आपका उत्पादन लागत पर निबल राष्ट्रीय उत्पाद होता है। ठीक, उत्पादन लागत पर निबल राष्ट्रीय उत्पाद होता है जो राष्ट्रीय आय होता है। 10 नंबर प्रश्न है कि भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमानित होती है। जो भारत की राष्ट्रीय आय है यह अनुमानित होती है आपको केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा अनुमानित होती है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। तो गोवा की जो है प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। 12 नंबर जो प्रश्न हम लोग का है कि भारत में चालू मूल्यों पर जो है प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य कौन सा है। तो वह राज्य आपका बिहार है। राइट आंसर आप लोग ये कर लीजिएगा, वह राज्य कौन सा है, बिहार है। चलिए अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न शुरू हुआ। तो ये आपको मुद्रा एवं बैंकिंग से प्रश्न है। ठीक, पहला प्रश्न है हम लोग का कि मुद्रा स्वयं यहाँ पर है कि मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है। यह परिभाषा जो है किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यह पूछा गया कि यह जो मुद्रा है मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है, यह परिभाषा किसके द्वारा दिया गया है। तो इसमें आपका 4 मार्शल क्राउन है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा क्राउमर के द्वारा यह परिभाषा दिया गया था। ठीक, यहाँ पर 4 ऑप्शन देख लीजिए, क्राउथर है और हैंसन है। तो राइट आंसर आपको क्राउमर होगा। ठीक, चलिए अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न है कि ग्रेशम का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो ग्रेशम का जो नियम है यह संबंधित है मुद्रा के प्रचलन से। तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन मुद्रा का कार्य नहीं है। मुद्रा का कार्य इसमें से कौन सा नहीं है। तो देखिए मूल्य का स्थिरीकरण जो है आपका यह मुद्रा का कार्य नहीं है। अगला प्रश्न है कि ऐसी विदेशी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति होती है वह कहलाती है। तो वह कैसी मुद्रा कहलाती है, वह आपको जो है गर्म मुद्रा कहलाती है, जिसमें आपको शीघ्र ही पलायन करने की प्रवृत्ति होती है। अगला है कि हवाला क्या है। एक हवाला शब्द आपको देखने को मिला, ये क्या है। तो विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार को हवाला कहते हैं। अगला यहाँ से हम लोग का छठा प्रश्न है कि हार्ड करेंसी से तात्पर्य है। तो हार्ड करेंसी से जो तात्पर्य है कि वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो उससे हार्ड करेंसी कहते हैं। अगला सातवां प्रश्न है कि सॉफ्ट करेंसी, यहाँ पर यह हार्ड करेंसी था और अगला हम लोग का सॉफ्ट करेंसी से क्या तात्पर्य है। तो वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक हो उसे सॉफ्ट करेंसी कहते हैं।
8 नंबर जो प्रश्न है कि जिस मुद्रा में भुगतान करने पर लेनदार कानूनी तौर पर स्वीकार करने में इनकार नहीं कर सकता है उसे कहते हैं, तो उससे क्या कहते हैं? उससे आपको विधिग्राह्य मुद्रा कहते हैं। विधिग्राह्य मुद्रा उसको कहते हैं। राइट आंसर ए कर लीजिए। 9 नंबर जो प्रश्न है कि सस्ती मुद्रा से अभिप्राय है, तो सस्ती मुद्रा से अभिप्राय है कि देश की मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में आसानी से उपलब्ध होना, उसको सस्ती मुद्रा कहते हैं। चलिए नेक्स्ट जो हम लोग का यहाँ से 10 नंबर प्रश्न है कि किन देशों की मुद्रा प्रायः हार्ड करेंसी होती है, तो हार्ड करेंसी जो होती है ये आपको विकसित देशों की जो मुद्राएं होती है आपको हार्ड करेंसी होती है। अगला है कि भारत की जो है विधेय ग्राह्य मुद्रा है, कौन सी है? तो भारत की विधेय ग्राह्य मुद्रा जो है आपका रुपया है। ठीक, चलिए अगला यहाँ से हम लोग का जो प्रश्न शुरू हुआ, तो यह आपको भारत के खनिज संसाधन से प्रश्न शुरू हुआ। प्रश्न पहला है आपका कि भारत की जो है प्रथम खनिज नीति कब घोषित की गई थी, तो भारत के प्रथम जो खनिज नीति है यह 1951 में घोषित किया गया था। ठीक, अगला यहाँ से प्रश्न है कि भारत सरकार द्वारा नई राष्ट्रीय खनिज नीति की घोषणा किस वर्ष की गई, तो देखिए यहाँ पर है आपके कि भारत सरकार द्वारा जो नई राष्ट्रीय खनिज नीति की घोषणा है तो यह 2008 में किया गया था। आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए? 2008 में किया गया। तीसरा जो प्रश्न है कि टीन खनिज से युक्त भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है, तो वह एकमात्र राज्य छत्तीसगढ़ है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि स्वर्ण मुख्यतः कहाँ पाया जाता है, यहाँ पर यह स्वर्ण जो मुख्यतः कहाँ पाया जाता है, तो यह कोलार में पाया जाता है। पांचवा प्रश्न है कि हट्टी सोने की खानों किस राज्य में स्थित है, तो हट्टी जो सोने के खान है ये आपको कर्नाटक में स्थित है। अगला जो 6 नंबर प्रश्न है कि वर्तमान में भारत का एकमात्र टंगस्टन उत्खनन केंद्र है, कौन सा है, तो देखिए डेगाना जो है आपका टंगस्टन का एकमात्र उत्खनन केंद्र है। 7 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है, तो अवरख के उत्पादन में जो भारत का प्रथम स्थान है। ठीक, अगला है कि किस खनिज के उत्पादन में भारत का विश्व में एकाधिकार है, तो अवरख के खनिज के जो उत्पादन है इसमें आपको भारत का एकाधिकार प्राप्त है। अगला यहाँ से हम लोग का 9 नंबर जो प्रश्न है कि भारत का सर्वाधिक अवरख उत्पादक राज्य कौन सा है, तो वह राज्य आपका आंध्र प्रदेश है। 10 नंबर प्रश्न है कि खनिज पदार्थों के उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य प्रथम स्थान रखता है, यहाँ पर है कि खनिज पदार्थों के उत्पादन में, तो यहाँ पर झारखंड हो जाएगा। ठीक, अवरख में आपका आंध्र प्रदेश होगा। 11 नंबर प्रश्न है कि भारत किस देश को लौह अयस्क या सर्वाधिक निर्यातक करता है, तो जापान को जो है सर्वाधिक निर्यातक करता है। अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न है 12 नंबर है कि भारत में हीरे की खानें कहाँ हैं, तो देखिए भारत में जो हीरे की खानें हैं आपको मध्य प्रदेश में। ठीक, राइट आंसर आप लोग सी कर लीजिएगा। और अगला जो हम लोग का प्रश्न शुरू होता है ये 1 नंबर से, तो भारत के ऊर्जा संसाधन से प्रश्न है। पहला जो प्रश्न आपसे पूछा गया कि भारतवर्ष का प्रथम जो है हाइडल पावर प्रोजेक्ट कौन सा है, तो भारत का पहला जो हाइडल पावर प्रोजेक्ट है वो आपको कर्नाटक स्थित है जो शिवा समुद्रम है। राइट आंसर आप लोग डी कर लीजिए। चलिए दूसरा जो हम लोग का प्रश्न है कि इंद्रावती जल विद्युत परियोजना किस राज्य की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना है, तो इंद्रावती जो है आपका ये उड़ीसा का है। ठीक, तीसरा प्रश्न है कि यहाँ पर बगलिहार जल विद्युत परियोजना के करवाने पर किस देश को आपत्ति है, तो पाकिस्तान को यह आपत्ति है। चौथा प्रश्न है कि ताला जल विद्युत परियोजना किस देश के साथ भारत की संयुक्त परियोजना है, तो भूटान, यहाँ पर भूटान नहीं, यहाँ पर पाकिस्तान हो जाएगा। यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ये भूटान के साथ जो है संयुक्त परियोजना है, पाकिस्तान गलत कर दीजिएगा। 5 नंबर जो प्रश्न है कि पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, पवन ऊर्जा के उत्पादन में, तो चौथा स्थान है भारत का। चलिए छठा जो हम लोग का प्रश्न है कि पवन ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में विश्व का अग्रणी देश, तो अग्रणी देश में आपका
चीन आ जाएगा। चौथे पर हम लोग का भारत है। और सातवां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत ऊर्जा का व्यावसायिक स्रोत नहीं है? तो बायोगैस जो है ऊर्जा का व्यावसायिक स्रोत नहीं है। 8 नंबर प्रश्न है कि भारत में किस प्रकार के विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो ताप विद्युत का जो है सर्वाधिक उत्पादन होता है। 9 नंबर प्रश्न है कि परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारत को जो है विश्व में 6ठा स्थान है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है कि परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों में भारत का यहाँ पर विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसमें 6ठा, ये तो हम लोग देख लिए। 10 नंबर प्रश्न है कि भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था? तो परमाणु ऊर्जा जो है कार्यक्रम हुआ था 1948 में हुआ था। ठीक, चलिए 11 नंबर जो हम लोग का प्रश्न है कि परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? तो परमाणु ऊर्जा आयोग का जो गठन है 1948 में किया गया था। आपको याद रखना है 1948 में किया गया। अगला प्रश्न है कि परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान जो है कि वर्तमान भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का गठन कब हुआ था? तो इसका गठन 1957 में हुआ था। ठीक, अगला प्रश्न है कि कैंग परमाणु विद्युत जो संयंत्र कहाँ अवस्थित है? तो कैंग परमाणु जो है ये कर्नाटक में है। 14 नंबर प्रश्न हम लोग का है कि रवात भट्टा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ अवस्थित है? तो रवात भट्टा आपको याद रखना है, ये राजस्थान में। ठीक, चलिए यहाँ से हम लोग का जो प्रश्न हुआ स्टार्ट होता है, तो आपको ये उद्योग संबंधी प्रश्न है। कह रहे कि पहली औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई थी? तो देखिए पहली जो आपका औद्योगिक क्रांति हुई थी यह आपका ब्रिटेन में हुआ था। राइट आंसर आप लोग डी कर लीजिएगा। चलिए दूसरा जो प्रश्न है कि भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? तो प्रथम औद्योगिक नीति की जो घोषणा है बिल्कुल यह किया गया था 6 अप्रैल 1948 को। तीसरा जो प्रश्न है कि भारत सरकार द्वारा नवीन औद्योगिक नीति को घोषणा कब की गई? तो इसकी जो घोषणा है 24 जुलाई 1991 को किया गया था। ठीक, चलिए यहाँ से चौथे नंबर जो प्रश्न है कि लघु उद्योग पर निम्नलिखित औद्योगिक नीतियों में से किस नीति प्रस्ताव में अधिक जोर दिया गया? तो अधिक जोर जो दिया गया था 1977 के औद्योगिक नीति में अधिक जोर दिया गया। अगला यहाँ से हम लोग का जो 5 नंबर प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है कि भारत सरकार की औद्योगिक नीति के अंतर्गत सरकारी क्षेत्रों के लिए आरक्षित उद्योगों की संख्या कितनी है? तो आरक्षित उद्योगों की संख्या 3 है। 6 नंबर जो हम लोग का प्रश्न है कि उदारीकरण तथा अनियंत्रकों की नीति अपनाते हुए सरकार ने अधिकांश उद्योगों के लिए लाइसेंस की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है। वर्तमान नीति में कितने उद्योगों के लिए जो है औद्योगिक लाइसेंस अनिवार्य है? तो यह अनिवार्य कर दिया गया है 5। ठीक, अगला 7 नंबर जो प्रश्न है कि किस उद्योग को लाइसेंस की अनिवार्यता से मुक्त कर दिया गया है? तो यहाँ पर जो मुक्त कर दिया गया है इनमें से सभी को, यानी कि मोटर उद्योग को, एयर कंडीशनर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन आदि से संबंधित उद्योग और कुछ विशेष प्रकार के जो चमड़ा उद्योग है उन सभी को जो है लाइसेंस से मुक्त कर दिया गया है। ठीक, चलिए अगला यहाँ से हम लोग का जो प्रश्न शुरू होता है तो यह है आपका कृषि से संबंधित प्रश्न है। जैसे पहला इसमें आपका प्रश्न है कि भारत की कुल भूमि पर कितना प्रतिशत कृषि कार्यों में संलग्न है? तो देखिए कृषि कार्यों में जो आपका संलग्न क्षेत्र है वह आपका है 52.7% कृषि कार्यों में संलग्न है। चलिए दूसरा प्रश्न है कि भारत की लगभग कितनी प्रतिशत कार्यकारी आबादी कृषि कार्यों में संलग्न है? तो यहाँ पर आपको पूछा गया है कि भारत में कितनी प्रतिशत आबादी, और यहाँ पर था आपका कि भारत की कुल भूमि पूछा गया था। तो भूमि में 52.7 और आबादी में आप लोग बात करें तो 48.9% हो जाएगा। ये आपको 2011 के जनगणना के अनुसार ये आपको आंकड़ा दिया गया है। ठीक, अगला तीसरा प्रश्न है कि वर्तमान में भारत के सकल घरेलू उत्पाद जो कि जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना रहा है? तो जीडीपी में जो है 13.9%
कृषि क्षेत्र का योगदान रहा है। चौथा प्रश्न है कि 1950 से 51 में भारत को सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना था? तो कृषि क्षेत्र का योगदान आपको 55.40% था। चलिए अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न कह रहा है कि भारत में कृषि के जीडीपी का कितना प्रतिशत भाग कृषि शोध पर लागू यहाँ पर है? कृषि शोध पर क्या है? व्यक्त किया जाता है। ठीक, यहाँ पर व्यक्त किया जाता है, तो यहाँ पर आपका जो है 0.3%। ठीक। छठा प्रश्न है कि देश से होने वाले कुल निर्यात में कृषि तथा कृषि उत्पाद से निर्मित वस्तुओं का योगदान कितना प्रतिशत है? तो इसमें वस्तुओं का जो 12.1% योगदान है। 7 नंबर प्रश्न की वर्तमान में खदान के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र, तो खदान के अंतर्गत आने वाले जो क्षेत्र हैं वो आपको 112 मिमी जो हेक्टेयर है। ठीक, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए अगला जो हम लोग का यहाँ से प्रश्न होता है शुरू, तो है आपका, देखिए यह है आपका परिवहन से संबंधित प्रश्न है। जैसे कि पहला प्रश्न है हम लोग का कि भारत में रेलवे तंत्र कब स्थापित किया गया? ठीक, पहला प्रश्न है कि भारत में रेलवे तंत्र कब स्थापित किया गया था? तो 1853 में, याद होगा आपको, यह शुरू किया गया था। ठीक। दूसरा प्रश्न है कि भारत में जो प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण कहाँ हुआ था? तो पहला जो रेलवे लाइन का निर्माण हुआ था वो आपको मुंबई से थाने के बीच हुआ था। यहाँ पर वही 1853 वाला ही है। चलिए अगला यहाँ से हम लोग का तीसरा प्रश्न है कि भारतीय रेलवे कितने जोन में विभाजित है? तो भारतीय रेलवे जो है आपको 17 जोन में विभाजित है। अगला प्रश्न है कि भारतीय रेलवे किस प्रकार के रेलवे लाइन का प्रयोग करती है? तो भारतीय रेलवे जो है आपका ब्रॉड गेज और मीटर गेज और नैरो गेज, इन सभी का जो है उपयोग करती है। ठीक। चलिए अगला यहाँ से हम लोग का जो पांचवा प्रश्न, यहाँ से ये ख़त्म हो गया। यहाँ से शायद इतना ही प्रश्न था परिवहन से, और ये जो प्रश्न शुरू हुआ तो ये आपका राजस्व से शुरू होता है। ठीक, कह रहा है कि थोड़ा सा इसको हम लोग बड़ा कर लेते हैं। ठीक, प्रश्न है कि भारत का वित्तीय वर्ष आरंभ होता है तो कब से? 1 जनवरी से, या फिर 1 मार्च से, 1 अप्रैल, या फिर 1 दिसंबर? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? यह जो होता है 1 अप्रैल से वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है। चलिए दूसरा जो हम लोग का प्रश्न है कि बजट एक लेखा पत्र है, तो बजट जो होता है सरकार की राजकोषीय नीति का लेखा पत्र होता है। ठीक। चलिए अगला यहाँ से हम लोग का जो प्रश्न है 3 नंबर प्रश्न कह रहा है कि आधारित बजट क्या? यहाँ पर शून्य जो आधारित बजट का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है कि हर बार बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार करना, यह शून्य आधारित बजट का अर्थ होता है। चलिए अगला यहाँ से चौथा जो प्रश्न है कि शून्य आधारित बजट तकनीकी किस देश की देन मानी जाती है? तो यह माना जाता है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका का। 5 नंबर जो प्रश्न है आपका कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में शून्य आधारित बजट तकनीकी को सर्वप्रथम कब अपनाया गया था? तो यह अपनाया गया था 1977 में। ठीक। छठा जो प्रश्न है कि भारत में कुल आधारित बजट की किस वर्ष के वार्षिक बजट में अपनाया गया था? तो यह अपनाया गया था आपको किस वर्ष के? तो 1987-88 के बजट में अपनाया गया था। चलिए 7 नंबर जो प्रश्न है आपका कि भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में जो है शून्य आधारित बजट तकनीकी को अपनाया गया? तो सर्वप्रथम यानी कि सबसे पहले जो है आंध्र प्रदेश में अपनाया गया। 8 नंबर जो हम लोग का प्रश्न है कि भारत में शून्य आधारित बजट प्रणाली कब अस्तित्व में आया? तो यह कब अस्तित्व में आया? यह आया हुआ था आपका 7वीं पंचवर्षीय योजना में। ठीक। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न हम लोग का है कि वार्षिक वित्तीय यहाँ पर वितरण जो है बजट सांसद के दोनों सदनों के समक्ष पहुंचाया जाता है। किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? तो यह जो है राष्ट्रपति के द्वारा दोनों सदनों के समक्ष पहुंचाया जाता है। 10 नंबर प्रश्न हम लोग का है कि केंद्र सरकार के बजट के चालू खातों में व्यय की यहाँ पर सबसे बड़ी मद क्या है? तो व्यय की सबसे बड़ी जो मद है वह केंद्रीय आयोजना है। ठीक। चलिए 11 नंबर प्रश्न है कि भारत को अधिकतम कर
आय प्राप्त होती है। यहाँ पर अधिकतम जो कर आय प्राप्त होती है यह किससे प्राप्त होती है, तो यह निगम कर से प्राप्त होती है। अगला है कि केंद्र सरकार का गैर योजना व्यय का अंग नहीं है। कौन सा अंग नहीं है, तो इसमें जो है आपका विज्ञान एवं तकनीकी विकास हेतु आवंटन जो है ये गैर योजना का व्यय अंग नहीं है। चलिए अगला यहाँ से हम लोग का जो प्रश्न शुरू होता है, तो यह प्रश्न है आपका भारत में आर्थिक नियोजन से प्रश्न। ठीक, प्रश्न हम लोग का है कि भारत में आर्थिक नियोजन का स्वरूप है। पहला यहाँ पर पहला ऑप्शन है कि विकेंद्रीकृत, निर्देशात्मक और समाजवादी और पूंजीवादी और इनमें से सभी। तो आपका राइट आंसर इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक, चलिए दूसरा नंबर जो प्रश्न है कि भारत में आर्थिक नियोजन के प्रमुख उद्देश्य रहे हैं। तो इसके प्रमुख उद्देश्य रहे हैं आर्थिक समृद्धि एवं आत्मनिर्भरता, पूर्ण रोजगार के साथ आर्थिक असमानताओं में कमी और गरीबी उन्मूलन तथा आधुनिकीकरण उपयुक्त में से सभी होंगे। ठीक, चलिए अगला यहाँ से हम लोग का तीसरा जो प्रश्न है कि भारत में योजना से संबंधित सबसे जो पहला विचार प्रस्तुत करने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो यह श्रेय दिया जाता है एम विश्वेश्वरैया को दिया जाता है। यहाँ से चौथा नंबर जो प्रश्न है हम लोग का है कि भारतीय योजना निर्माण के उद्देश्य हैं। तो भारतीय योजना निर्माण के उद्देश्य हैं कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि, आय और संपत्ति में असमानताओं को घटाना और निर्धारित मूल्य, इनमें से सभी हो जाएंगे जो भारतीय योजना निर्माण के उद्देश्य हैं। 5 नंबर जो प्रश्न है कि भारत में योजना की अवधारणा कब स्वीकृत की गई, तो योजना की जो अवधारणा है यह भारत में 1950 में स्वीकृत की गई। राइट आंसर आप लोग बी कर लीजिए। और चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो यह प्रश्न आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से शुरू होता है। जैसे कि पहला है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मूल आधार क्या है, तो निरपेक्ष लाभ तथा तुलनात्मक लाभ दोनों, या फिर केवल निरपेक्ष लाभ, केवल सापेक्ष लाभ। तो इसमें आपका निरपेक्ष लाभ और तुलनात्मक लाभ यहाँ पर दोनों, ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट है। अगला जो दूसरा हम लोग का प्रश्न है, कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रमुख प्रहरी है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो प्रमुख प्रहरी है यह WTO का। तीसरा प्रश्न है कि मुक्त व्यापार से क्या तात्पर्य है, तो इससे जो है कि आयात एवं निर्यात पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है, जो ये मुक्त व्यापार से। अगला चौथा जो प्रश्न है कि सुपर जो है यहाँ पर 301, ठीक, सुपर 301 क्या है, तो यह जो है आपका अमेरिकी व्यापार कानून की वह धारा है जो उन्हें अपने आयात पर उच्च सीमा शुल्क लगाने की शक्ति देता है। आपका ऑप्शन जो है सी वो राइट आंसर है। चलिए अगला यहाँ से हम लोग का जो प्रश्न 5 नंबर है कि कंकल जो है ड्राफ्ट था, तो कंकल ड्राफ्ट जो था उरुग्वे चक्र समझौते से संबंधित था। 6 नंबर जो प्रश्न है कि ब्रेक इवन बिंदु क्या है, तो ब्रेक इवन जो बिंदु है यह है आपका वह स्थिति जब फर्म को न लाभ और न ही हानि हो रही हो, तो उसे का आपका ब्रेक इवन के बिंदु के नाम से जानते हैं। ठीक, चलिए अगला जो 7 नंबर प्रश्न है कि निर्यात मूलक इकाइयों वे फर्म होते हैं जिनसे आशा की जाती है कि वह उत्पादन का बड़ा भाग निर्यात करती है। ठीक, 8 नंबर प्रश्न है कि ECGC से यहाँ पर ECGC संबंधित है, किससे संबंधित है, तो यह जो है आपको निर्यात संवर्धन से संबंधित है ECGC। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न यहाँ से हम लोग का है, तो यह है आपका आर्थिक समिति से प्रश्न है कि मीरा सेठ समिति का संबंध किससे था, तो मीरा सेठ जो समिति है उनका संबंध था हथकरघे के विकास से। ठीक, चलिए दूसरा यहाँ से हम लोग का प्रश्न है कि शंकर लाल गुरु समिति का संबंध किससे था, तो शंकर लाल गुरु समिति का जो संबंध था बिल्कुल वह आपका कृषि विपणन से था। ठीक, राइट आंसर आप लोग बी कर लीजिएगा। चलिए और अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न क्या है,
तीसरा नंबर जो हम लोग का प्रश्न है कि जानकी रमन समिति का गठन किस उद्देश्य से किया गया था। तो जानकी रमन समिति का जो गठन है बैंकों की प्रतिभूतियों के सौदे की जांच करने के लिए किया गया था। चौथे नंबर प्रश्न है कि नायक समिति का संबंध किससे है। तो नायक समिति का जो संबंध है लघु उद्योग से है। अगला है कि रेखा समिति का संबंध किससे है, किससे था। तो रेखा समिति जो था अप्रत्यक्ष करों के संबंध में समान नियमावली बनाने से इसका संबंध था रेखा समिति का। चलिए अगला हम लोग का प्रश्न है कि नरसिम्हम समिति ने किस संबंध में अपने सुझाव केंद्र सरकार को दिए थे। तो केंद्र सरकार को सुझाव दिया था आपको बैंकिंग संरचना सुधार संबंधी में। 7 नंबर जो प्रश्न है हम लोग का है कि ज्ञान प्रकाश समिति का संबंध किससे था। तो चीनी घोटाला से जो था ज्ञान प्रकाश समिति का संबंध था। अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न है कि सुंदर राजन समिति का संबंध किससे था। तो सुंदर राजन समिति का जो संबंध था पेट्रोलियम से था। अगला है कि सरकारीय समिति किस विषय वस्तु से संबंधित थी। तो यह जो है केंद्र राज्य संबंध से संबंधित थी। अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न है कि भूत लिंगम समिति संबंधित है। तो भूत लिंगम संबंधित ये बैट से संबंधित है जो कि कर होता है तो उससे संबंधित है। ठीक, चलिए अगला जो यहाँ से हम लोग का प्रश्न है तो यह है आपका विविध प्रश्न है। यहाँ से आपका मिसलेनियस का प्रश्न है। पहला प्रश्न कह रहा है कि वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है। एक है वेल्थ ऑफ नेशन, इस पुस्तक के लेखक हो जाएंगे एडम स्मिथ। दूसरा है कि फ्लाइंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है। ये सभी जो है आपको इकोनॉमी से संबंधी ये पुस्तकें हैं। तो फ्लाइंग एंड द पुअर इस पुस्तक के लेखक हो जाएंगे आपके B.S. मिन्हास। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि इंडिया इज फॉर सेल नामक पुस्तक के लेखक। तो इसके है चित्रा सुब्रमण्यम हो जाएंगे इंडिया इज फॉर सेल। चौथा प्रश्न है कि पॉलिटिक्स ऑफ चरखा, प्रश्न है कि पॉलिटिक्स ऑफ चरखा नामक पुस्तक के लेखक जो है किसके द्वारा लिखी गई। यह पुस्तक किसके द्वारा। तो यह JB कृपलानी के द्वारा लिखा गया था कि पॉलिटिक्स ऑफ चरखा। चलिए अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है। तो यह जो है दादा भाई नौरोजी की प्रसिद्ध पुस्तक है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। छठा जो प्रश्न है कि भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था पुस्तक के लेखक है। तो नियोजित अर्थव्यवस्था इस पुस्तक के लेखक हो जाएंगे सर M विश्वेश्वरैया। चलिए अगला यहाँ से 7वां जो प्रश्न है कि फ्री ट्रेड टुडे पुस्तक के लेखक। तो जगदीश भागवती जो है फ्री ट्रेड टुडे के पुस्तक के लेखक हो जाएंगे। और एशियन ड्रामा है तो एशियन ड्रामा इस पुस्तक के लेखक हो जाएंगे गुनार मिडल। नेक्स्ट जो प्रश्न यहाँ से हम लोग का ये अंतिम प्रश्न है आपका जो आज का सेशन है। तो उसका है कि दास कैपिटल जो लिखा गया था ये कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखा गया था। तो आप लोग राइट आंसर भी कर लीजिए। और आज जो था चॉकलेट डे तो हम लोगों ने इसमें आपको भारतीय अर्थव्यवस्था को कंप्लीट कर लिया। और अगला जो हम लोग पढ़ेंगे 10 तारीख को तो उसमें आपको भारतीय भूगोल हम आपको पूरे डिटेल्स का साथ देंगे और वो भी आपको हैंड से लिखा गया नोट्स के साथ आपको प्रोवाइड कराएंगे कल का क्लास। तो कल का क्लास कुछ अलग ही होने वाला है तो आप लोग कल का भी क्लास ज्वाइन करिएगा। और चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। और यदि आपको यह जो सेशन अच्छा लगा तो आप लोग एक लाइक कर दीजिएगा। और चलते हैं मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, ऑल द बेस्ट और लव यू।